Alrighty, today we are starting Politics of Representation and Participation. अपने सिलेबस में इस टॉपिक के अंदर तीन चीज़ें मेन दी हैं। पहला दिया पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा दिया है प्रेशर ग्रुप्स और तीसरा दिया है सोशल मूवमेंट्स इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज. So in this particular video we are starting and finishing of course political parties. Okay, तो अब now I want you to understand that we are not covering the practical side of political parties, like कि ये ना वो सारी जो चीज़ें नहीं हम करते पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स की, लैक ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग एंड वो वाली सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज की थ्योरी करेंगे हम इसमें कि बड़े बड़े स्कॉलर्स का क्या कहना है. ठीक है, तो कौन से मेन स्कॉलर्स हम करेंगे थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में? सबसे पहले लेनिन ऑफ कोर्स, देन रॉबर्ट माइकल्स, मॉरिस डुवर्जर पे आई डोंट नो इफ यू नो, अभी रिसेंटली 2015 में GS2 में, ठीक है, क्वेश्चन आया था इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन एंड पैराडॉक्स, क्रिटिकली एनालाइज. किसमें? GS2 में. ठीक बात. तो द पॉइंट इज इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आपको GS में भी आ सकता है, तो उसको हम उस तरह से अच्छे से डील करेंगे. ठीक. उसके बाद में डुवर्जर के बाद में हम करेंगे सार्तोरी. ऑफ कोर्स यू कैन सेंस फ्रॉम द नेम दैट इट्स एन इटालियन गाय. ठीक. उसके बाद में मायरन वीनर एंड जोसेफ ला पलम्ब्रा. तो इनके व्यूज हम करेंगे. सबके ना कुछ कीवर्ड्स हैं. अभी आपको यू मे फील कि यार इतने सारे स्कॉलर्स कैसे याद रखने हैं. आई कैन गारंटी यू वुड लुक एट अ पर्टिकुलर कीवर्ड एंड यू कैन टेल कि हाँ ये, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जब भी आप पढ़ोगे आपको रॉबर्ट माइकल्स याद आ जाएगा. ठीक. इस तरह से सबके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे आप उस पर्टिकुलर थिंकर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, की आइडियाज. ठीक. तो चलें करें स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज. सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है. तो इसके लिए भी आपने को वैसे तो पता है ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, लेकिन इसके लिए एक दो हमारे पास में डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या बोलते हैं? स्टेसियोलॉजी. एक्चुअली फ्रेंच में स्टेसिस आई थिंक बोलते हैं किसी भी ग्रुप को, किसी बैंड को, किसी पार्टी को. ठीक. तो मॉरिस डुवर्जर ने ही ये टर्म दी है, जिसका मैंने अभी आपको पिछली शीट पे बताया था ना, ये तो मॉरिस डुवर्जर दिस गाय. ठीक. इन्होंने ही ये टर्म दी थी स्टेसियोलॉजी, और इनका क्या मतलब था कि स्टडी ऑफ अ बैंड, अ ग्रुप और कुछ भी ऐसे को हम क्या बोलेंगे? स्टेसियोलॉजी. ठीक. तो पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? इसका मेन काम है इंटरेस्ट एग्रीगेशन. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. ओके. सो जैसे अब आपको ये तो ध्यान होगा इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या है. आपको याद है हमने सिस्टम फंक्शन एनालिसिस में कर लिया था कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट दिस. तो जो लोगों के इंटरेस्ट है उन सबको कलेक्टिवली एग्रीगेट करने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी. ठीक बात. नाउ एडमंड बर्ग एक बहुत बड़े आयरिश स्कॉलर हुए हैं 17 समथिंग में, 1730, 40, 50, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डिकेड, बट एडमंड बर्ग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है. बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयर्ड आइडियोलॉजी कमिंग टुगेदर फॉर द परसूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक. तो अगर आपको बिल्कुल बुनियादी सा ही सवाल आ जाए कभी कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये नहीं अपने हिसाब से लिखने लग जाना. मैं आपको 3-4 रेफरेंस पॉइंट दूंगा, अकॉर्डिंग टू हिम दिस, अकॉर्डिंग टू हिम दैट, ये सब करके आना पेपर में. ठीक बात. और अगर आपको GS2 में ये सवाल आता है, ओके, तो देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. बच्चे देखना क्या क्या लिख के आएंगे. आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू दिस. ठीक. कि पॉलिटिकल पार्टी, वो आप ऐसे लिखिए कि द आइडिया और द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज एज ओल्ड एज द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सो टू से. और उसके बाद में एक अपनी बेसिक सी डेफिनेशन देके देन आप GS2 में लिख सकते हो कि यार इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड दिस, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड दैट. ठीक. तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आपके ना GS2 में ऐसी वाली फील ना आए कि आप ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हो. बट टुडे आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग. यार अगर आप GS2 में नाम लिखाए किसी स्कॉलर का, तो आई कैन, मतलब मेरी तो फर्म कन्विक्शन है कि ऐसा नहीं है कि UPSC ऐसा बोलते कि भाई अब ना ना ना, अब तो तूने नाम ले दिया, अब देख अब नहीं हम नंबर देते. ठीक. यार पहले की बात अलग होती थी. पहले 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे, एक GS का पेपर होता था 2014 से पहले.
तब तो समझ में भी आता था कि आप ना यार मतलब इसको जीएस रखो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ओवरली ऑप्शनलाइज कर दो अपने जीएस के आंसर को, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी स्कॉलर का नाम लिखा है तो आपने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया। ठीक, तो अगर कहीं पे आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब एवरीबडी सपोज टू नो दिस, इट्स नॉट जस्ट कि ऑप्शनल वालों को ही पता हो क्या जाता है ना बेसिकली मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में किसी भी टीचर को बोल देते हैं अच्छा बेटा लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, लक्ष्मीकांत पढ़ानी आती है, जा पढ़ा दे। अब वो जब टीचर लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ टीचर जब आपको जीएस2 पढ़ा रहा होता है, अब उसकी क्लास में अगर आप बोल दो कि सर ये भी तो है वो भी तो है, तो वो ना कहीं उनके अपने चोर हैं, वो मिसगाइड करने लग जाते हैं। अरे ये ऑप्शन लेवल का है, ये यहाँ नहीं आएगा, जीएस2 में नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा। कभी यूपीएससी ने थोड़ी ऐसे नोटिफिकेशन दी है कि यार हम नहीं पूछते भैया ये सब, हमने हमारे सामने कभी एरिस्टोटल का नाम मत ले देना, ऐसे थोड़ी कभी बोलेंगे। दैट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग। अगर आप मान लो जीएस3 में फॉर एग्जाम्पल, ठीक, जीएस3 में सॉरी आई बेग योर पार्डन, जीएस3 में अगर आप नाम लिखाओ मान लो मिल्टन फ्रीडमैन का, अभी कल परसों पिछले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर मनी का आइडिया का बात चल रही है जैसे, ठीक है, तो वो मिल्टन फ्रीडमैन का उसके ऊपर काफ़ी बड़े विचार रखे हुए हैं। अगर आप उसका नाम लिखाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जीएस3 में वो नंबर काट लेंगे, ना भी ना ही तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का नाम है। सो अगेन ये मेरी व्यक्तिगत पर्सनल राय है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक, तो एडमंड बुर्क क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयर्ड आइडियोलॉजी कमिंग टुगेदर फॉर द परसूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे साहब, वो बोलते हैं कि ये है पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद में एक बहुत बड़े जर्मन स्कॉलर हैं, थे इनफैक्ट आई एम सॉरी, ये ही पास्ड अवे इन 1960s आई थिंक, ऑटो वैन किर्चहाइमर। जब भी इनका नाम आएगा तो आपको ये फ्रेज याद रखना है, कैच ऑल पार्टीज। जर्मनी के बहुत बड़े स्कॉलर, अमेरिका में भी बहुत काम किया है, ठीक, ये बोलते थे कहीं ना कहीं, इसका मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं, जब मैं आपको पावर का कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो ये सब डिटेल में करवाऊंगा। अभी के लिए आपको पता हो कि कैच ऑल पार्टीज से समवेयर ही इज रेफरिंग कि यार चाहे पार्टी हो कोई डेमोक्रेटिक, चाहे कोई फासिस्ट, चाहे हो सोशलिस्ट, चाहे कोई भी पार्टी हो, आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट होती है वो कहते कुछ नहीं होती, और सबको क्या है पावर में आना है। ठीक, तो उसके बारे में ऑटो वैन किर्चहाइमर का फ्रेज लिखोगे तो आप अब अगर आपको बेसिक से सवाल आता है कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयर्ड आइडियोलॉजी कमिंग टुगेदर फॉर द परसूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हाउएवर द आइडिया ऑफ शेयर्ड आइडियोलॉजी हैज बीन क्वेश्चनड बाय मेनी एंड सम फील दैट group of people coming together with the only aim of coming to party, also called the catch all parties concept, is also a definition of political parties। ठीक बात, तो करें स्टार्ट इसको, चले तो चलो जी। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में हम आज मेन स्कॉलर्स कौन कौन से करेंगे। सबसे पहले लेनिन, ठीक, सेकेंड अब लेनिन को ही चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। तो लेनिन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने ना एक पैम्फलेट छपवाया था जिसका नाम क्या था, व्हाट इज टू बी डन, कितना की जावे, क्या किया जाए। ठीक है, तो व्हाट इज टू बी डन में ही सेज, कहते हैं कि यार जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये क्या है, वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ वैनगार्ड, ये क्या है, ये होता है कि ग्रुप ऑफ लीडिंग मेन, वुमेन भी लिख देते हैं चलो, ठीक है, ग्रुप ऑफ लीडिंग मेन और वुमेन, ठीक है, जो क्या कह रहे हैं कि जो फ्लैग बियरर ऑफ एन आइडिया है, ठीक है, जो किसी आइडिया को आगे लेके चलने वाले, सबसे ऐसा होता है ना कि यार जैसे हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल का बोल दें कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेट्स से फ्रॉम दादा भाई नेरोजी टू सुभाष चंद्र बोस, ठीक, तो हम बोलते हैं कि दीज मैन वर द वैनगार्ड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक बात, तो ये बोलते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ये क्या होती है, वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन होता है। ये है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो चेंज लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे। कौन सी क्रांति थी इनके केस में याद है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियन। ठीक, तो एक वर्कर्स की डिक्टेटरशिप को लेके आएंगे, दैट वाज हिज आइडिया। चलो, तो अब इन्होंने एक और आइडिया क्या दिया था, ये बोलते हैं कि यार कम्युनिस्ट पार्टीज जो है ना ये अपनी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज तो पूरी दुनिया में वो बोलते हैं कि एक या तो राजाओं का राज है, जैसे उसकी कंट्री में ही जार का था लेनिन की में, या फिर डेमोक्रेसीज है वेस्टर्न यूरोप में,
और जो कम्युनिस्ट पार्टी बनती है बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी एसेंशियली बिलीव्स इन द ओवरथ्रो ऑफ द एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है तो सरकारें उसको बैन कर देती हैं। तो नॉर्मली कैसे बन रही थी कम्युनिस्ट पार्टीज? एज ए सीक्रेट पार्टीज बन रही थी, सीक्रेट सोसाइटीज। तो ही सेड कि कम्युनिस्ट पार्टीज आर सीक्रेट सोसाइटीज बिकॉज देयर एम इज टू ओवरथ्रो द वेरी सिस्टम इन विच दे आर बीइंग मेड। तो इसलिए इन्होंने किस चीज पे बनाया? ये आइडिया क्या था इनका? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। इसको समझो। लेट्स टेक कि ये कोई कंट्री है, ठीक बात। इस कंट्री में मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे सेल्स बना दिए। ये सारे सेल्स हैं और यहां सब सेल्स से पावर एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेन यूनिट। जैसे चाइना में लगा लो कि चाइना में भी तो ऐसा है कि ये पूरा चाइना, ठीक, उसमें से चाइना में तकरीबन 9% लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स हैं। सेल्स बने हुए हैं पूरे चाइना में। वो जो सारे बंदे हैं उन सब की पावर लेकिन कहां पे कॉन्सेंट्रेट हुई है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, सीपीसी पे। तो ये जो एरिया है, ये जो है, ये है वो पार्टी और ये है इसका स्ट्रक्चर जो सारे के सारे सेल्स बने हुए हैं। इसमें फर्क क्या है तो ये डेमोक्रेटिक, ये इनका बोलना है। डेमोक्रेसी तो कुछ नहीं रहती इसमें कम्युनिज्म में, लेकिन इनका बोलना है कि है सेंट्रलिज्म। ये ना आपको पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। आपको लगेगा हाउ कैन समथिंग बी डेमोक्रेटिक एंड सेंट्रल एट द सेम टाइम? बिकॉज हमारे यहाँ पे एसेंशियली हम किस चीज की बात करते हैं? अपने यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म की, डिसेंट्रलाइजेशन की ना, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो। उसका रीजन क्या है? हम ये बोलते हैं कि यार आज पावर इधर है, इधर से इधर 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 डिसेंट्रलाइज की दी जाए डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक तरीके से। ये जो लेनिन है इनके हिसाब से पावर सारी की सारी ग्राउंड पे हो, लेकिन वहां से एक वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन चेंज जो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी, इसके पास में पावर है एंड इट इज ब्रिंगिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स। ओके, सो आई होप आप हल्का सा लेनिन का पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया समझ पाए होंगे। दैट मेन जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ये 5 चीजें जरूर लिख के आनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी दिया इन्होंने। इसी वजह से आप एक चीज याद रखना, कार्ल मार्क्स फॉर एग्जांपल, कार्ल मार्क्स से अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते तो उन्होंने क्या बोला था? इन सब के पापा जो थे मार्क्स, उन्होंने बोला था कि यार इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए, बारबेरिक एंड अनसिविलाइज कंट्रीज के लिए ब्रिटिश डिस्पोटिक सिस्टम ठीक है, ठीक। इनफैक्ट सो मच सो कि कार्ल मार्क्स तो इस आइडिया को ही बहुत ज़्यादा ना मानते कि कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज बने और पॉलिटिकल पार्टीज बन के रेवोल्यूशन लेके आए, क्योंकि वो तो कंट्रीज को ही अपने आप में, नेशनलिज्म को ही अपने आप में एक फ्लूइड आइडिया मानते थे ना, अच्छा आइडिया नहीं मानते थे। तो इट वॉज लेनिन हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और इन्होंने फिर सपोर्ट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आइडिया को, इन थ्योरी एटलीस्ट। तभी एम.एन. रॉय की और लेनिन की लड़ाई भी हो गई थी, बिकॉज नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि इफ यू आर मार्क्सिस्ट देन यू आर नॉट बिलीविंग इन nations. If you are not believing in nations, you are not believing in national parties, but what are you believing in? This international commune of all the workers, कि ये नेशन के बहुत छोटी सी वो रहेगी, बाउंड्रीज रहेगी, ठीक। तो जो अपने को एग्जाम में आपको लिख के आना है, सबसे पहले आपको लिख के आना है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, व्हाट इज टू बी डन में उन्होंने बोला है कि क्या है पॉलिटिकल पार्टी, वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन, एंड द आइडिया इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। अगर आपको फिर भी फर्दर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे कोई डाउट हो तो आप मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज लिख देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ सेकंड अपने जो स्कॉलर्स हैं उनका नाम है रॉबर्ट माइकल्स। इनको ना मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, हम मेन इनको करेंगे आइडिया ऑफ पावर में, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में, ठीक। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। क्रक्स इनकी बात का क्या है? ये बोलते हैं कि ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। व्हाट डज दैट मीन? ये बोलते हैं भाई आप लिबरल सिस्टम उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, मैं मतलब इन्होंने एग्जांपल्स नहीं दिए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यूएसए। आप कोई थर्ड वर्ल्ड उठा लो जैसे कि इंडिया, आप कोई सोशलिस्ट कंट्री उठा लो जैसे कि यूएसएसआर। एट द एंड ऑफ द डे पावर किसके पास है? चला तो कुछ गिनती के, हर एक कंट्री में उस गिनती के कुछ खास लोग हैं, ऑलिग्स हैं, कुछ खास अमीर लोग चला तो वही रहे हैं, चाहे जैसा मर्जी सिस्टम हो। आयरन लॉ इज ओलिगार्की, चलाते कुछ गिने चुने से ही लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यही हैं बस,
ये ओलिग्स जो है यही पॉलिटिकल पार्टी है। इसका ना थोड़ा सा आज चलो मैं ऐड कर ही देता हूँ, ठीक। ब्राज़ील इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। ब्राज़ील में क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप होती थी, उसके बाद में वहाँ पे लूला करके एक बंदा आया, रेवोल्यूशन लेके आया जी, पूरा जी बड़ा प्रो वर्कर्स होता था, सो कॉल्ड 89 से तो इलेक्शंस ही लड़ रहा था वो, 2003 में जाके जीता पहली बार। उसके बाद में इसको ओवरथ्रो, इसने अपना सक्सेसर को चूज किया, उस लेडी को, क्या नाम था उनका, रेबेका, जो भी थी इससे पहले, ठीक। अब इसके बाद में ना ये बहुत प्रो वर्कर्स होने लग गए। तो कुछ लोग थे, जैसे एक बंदा था मोरो, ठीक, एक जो अभी उनका प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी पिक्चर को पूरे उसमें ना आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रहे हैं, उनकी रोती हुई पिक्चर को सर्कुलेट करके बोल रहे हैं कि ये देखो इटली का प्राइम मिनिस्टर रो रहा है। वो इटली का नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो ब्राज़ील का है, ठीक। तो ये क्या है कि कुछ मोरो और ये जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, इन सब ने मिलके कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो ब्राज़ील के भी जो खास वाइट्स थे, हाई फाई लोग, उन्होंने मिलके सोचा यार यहाँ पे राइट विंग बहुत नीचे जाता जा रहा है, और ये तो सारे के सारे वर्क अजीब से लोगों के पास में सरकार जाई जा रही है, क्योंकि वहां पे भी क्या है ना, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, ये वहां पे भी बहुत है, ठीक। तो इस तरह से डिवाइड ब्राजील में भी है, तो इनको लगा यार अपने यहाँ से पावर इनके पास जाई जा रही है। तो इवेंचुअली इस जो लेडी थी जो इसके बाद में आई थी, उसका इम्पीचमेंट हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, एंड देन नाउ यू हैव अ वेरी अल्ट्रा राइट सरकार इन दी ब्राजील। मतलब कहने का क्या है, कहने का पॉइंट ये है कि फ्रॉम ब्राजील टू इंडिया, फ्रॉम चाइना टू यूएसए, फ्रॉम जापान टू एनी प्लेस, बहुत सही बात बोलते हैं रॉबर्ट माइकल से, बोलते हैं कि यार कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है रिगार्डलेस ऑफ योर फसाद, ठीक। नाउ इसके बाद में अपने पास आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट माइकल डुवर्जर, फ्रांस के काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन एंड काफ़ी बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर। इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले इनकी बुक का नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, पहले ये देखो, इसको हम बोलते हैं डुवर्जर लॉ। तीन चार चीजें इन्होंने बताई हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। अगर तो आपकी कंट्री में सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, लोग जाते हैं और सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्शंस होते हैं, कि जिसको सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में वोट मिल गई, जिसकी सीट्स हैं, जैसे अपनी कंट्री में है कि 545 टू 73, सिंपल मेजॉरिटी वाला सिस्टम जो जिससे हम चलते हैं हमारी कंट्री। तो आपकी कंट्री में होगा टू पार्टी सिस्टम। ये बोलते हैं अगर आपकी कंट्री में है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देन पार्टी सिस्टम शैल बी मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक। अब इसमें आप कोई एक्सेप्शन देख सकते हो, सबसे पहले इंडिया, इतनी बड़ी एक्सेप्शन, तभी तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आया था ना कि इंडिया इज फुल ऑफ पैराडॉक्सेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, तो वो डुवर्जर लॉ को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और ये GS2 में आया था माइंड यू, वो डुवर्जर लॉ को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इंडिया में तो सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, येट वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक। तो इसको अभी थोड़ी देर में और डिटेल में देखते हैं आगे। नाउ अब इसके तो पहले आपको ये समझ आ गया, लेकिन डुवर्जर लॉ ही सेज दैट इफ इलेक्टोरल सिस्टम इज सिंपल मेजॉरिटेरियन टाइप, पार्टी सिस्टम विल बी टू पार्टी। If electoral system is proportional representation, party system shall be multi-party. So India is exception to it, clearly you can see. दूसरा इन्होंने एक और जो आइडिया दिया वो दिया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये बोलते हैं कि यार पार्टीज दो टाइप से मेनली क्लासिफाई करते हैं। कैसे कहते, एक होती हैं मास पार्टीज। मास पार्टीज में क्या है कि लीडर्स हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं, और वो जो जिसको वो पसंद आ रहा है, जिसको वो आइडिया पसंद आ रहा है, वो सब उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि लिबरल पार्टीज, जैसे कि इंडिया में हो गई कांग्रेस, मास पार्टी, जनता उसके साथ लगी हुई थी। दूसरी होती हैं कार्डर बेस्ड पार्टीज। कार्डर बेस्ड पार्टीज में क्या होगा, दीज पार्टीज विल हैव प्रॉपर वर्कर्स, कार्डर होएगा प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल ये राइट विंग पार्टीज होंगी, जैसे इंडिया के केस में बीजेपी इज अ वेरी डिसिप्लिन पार्टी इन द सेंस कि प्रॉपर उनका एक कार्डर है, एग्जिस्ट करता है कि यार ये हमारे नीचे ये वाले बंदे, उसके बाद ऊपर उसके मंडल प्रधान, फिर जिला प्रधान, है ना, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से बना इनमें भी हुआ है।
पर यहाँ पे क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डर के तरीके से बना हुआ है, ठीक। सिमिलरली ऐसे चलते 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 ऊपर फिर आपकी पार्टी आ गई, अब जैसे पार्टी अध्यक्ष बन गए नेशनल, जैसे जेपी नड्डा है अभी, ठीक। एंड इस तरह से ये कार्डर बना होता है। सिमिलरली जैसे बीजेपी है वैसे ही लेफ्ट की पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज भी ऐसी होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डर बेस्ड पार्टीज होती हैं प्रॉपर, ठीक। एक स्ट्रक्चर, एक कार्डर बना होता है, लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक। एक अपने आप में एक जिसको बोलते हैं ना कि पिरामिड स्कीम टाइप फैमिलीज बनी हुई है, ठीक। तो ये अकॉर्डिंग टू डुवर्जर मास पार्टीज होंगी नॉर्मली लिबरल पार्टीज और कार्डर पार्टीज होंगी राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट पार्टीज, इन अदर वर्ड नॉन लिबरल पार्टीज। तो अगर पार्टीज कार्डर पार्टीज हैं तो फोकस किस चीज पे रहेगा, आप खुद से सोच सकते हैं। डिसिप्लिन पे फोकस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लाइक आई सेड बीजेपी और इसका कम्युनिस्ट का देख लो। सेंट्रलाइजेशन पे फोकस रहेगा, रहेगा। एक पूरा सिस्टम है कि ऐसे करके पूरा सिस्टम काम कर रहा है और पूरा कार्डर जो है ऊपर अपने नेता के साथ में सेंट्रलाइज्ड है। और लीडरशिप पे रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेफ्ट की अगर बात करें, मार्क्स से अगर हम छोड़ भी देंगे, चलो वो तो थ्योरेटिकल लीडर था, लेनिन से भी अगर हम बात करें, लेफ्ट हैज बीन वेरी लीडर सेंट्रिक एंड सो इज ट्रू अबाउट राइट। राइट हैज बीन इवन मोर लीडर सेंट्रिक। एक लीडर है टॉप हमारा, उसके हिसाब से चला जा रहा है पूरा सिस्टम, ठीक। तो दूसरा डुवर्जर का ऐसा बोलना है। इसके बाद में डुवर्जर ने एक और क्लासिफिकेशन दी है या स्ट्रक्चर दिया पॉलिटिकल पार्टीज का ही, तो उसमें ये चार चीजें अपने को देते हैं। पहले क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक होती है ब्रांच। ब्रांच आपको कहाँ मिलेगी, बोलते हैं कि इट इज अ फीचर ऑफ लिबरल पार्टीज। और होता क्या, ब्रांच किसको बोलते हैं, लोकल यूनिट को। मान लो आपका शहर है, उसकी लोकल यूनिट, उसको बोलेंगे ब्रांच। तो वो हो गई जैसे कांग्रेस की लोकल यूनिट, ठीक। दूसरा होता है सेल। सेल कहाँ पे मिलेगा आपको, कम्युनिस्ट पार्टीज में। वो क्या है, वो भी है लोकल यूनिट। तो इसी तरह से आपको सिमिलरली मिलेगा सेल। सिमिलरली कहीं ना कहीं इसी का इक्विवेलेंट है, वो किसका होगा, सॉरी सीपीआई का या सीपीएम का, ठीक। सेल तो लोकल यूनिट को कहते हैं। दूसरा फीचर ये मिलेगा आपको। तीसरी चीज कॉकस, ठीक है। ये क्या है, राइट पार्टीज में आपको ज्यादा मिलेगा। वो क्या है कि कुछ एलिट्स हैं। एलिट्स का मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली कि वो उस कंट्री के जी बहुत पुराने अमीर लोग हैं। एलिट्स का मतलब यहाँ पे है कि वो पॉलिटिकल एलिट है, ठीक। पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो टॉप पे बैठे हैं। ये आपको मिलेगा राइट पार्टीज में, बिल्कुल। ये अगर आप इसको देखो कहीं ना कहीं, अगर मैं आई डोंट नो, जैसे हिटलर के टाइम पे हम देखें, सो हिटलर वाज देयर, हिज पार्टी, देन यू हैड गॉबल्स, देन यू हैव यू नो द अदर गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिसने 4 हफ्ते में पूरा फ्रांस के ऊपर चढ़ गया था, ठीक। देन यू हैव अनदर गाय हु वाज विद हिम हु रोट हिज बायोग्राफी, हिटलर की, और जो प्लेन उड़ा के यूके गया था, ठीक। एंड सिमिलरली इसी तरह से दैट आर्किटेक्ट फ्रेंड ऑफ हिटलर एंड देन सो ऑन एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से क्या है कि एक सेक्शन ऑफ एलीट है, ये आपको नॉर्मली राइट पार्टीज में मिलेगा। हालांकि अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इंडिया एक्सेप्शन है, क्योंकि हम इंदिरा गांधी को क्या बोलते थे कि वो कैसे चलाती थी, किचन कैबिनेट। इंदिरा गांधी का भी ऐसा था कि उस, ये मान लो इंदिरा सेंटर पे है और ये उसके कुछ खास बंदे हैं, एंड दैट्स इट, दे आर रनिंग दिस सिस्टम। You may call them technocrats, you may call them Babaji, you may call them anything, but these were the ones who were running the show, ठीक। तो इंडिया के केस में ट्रू नहीं है, बट अदर की राइट पार्टीज में एलिट्स होते हैं। इंडिया में हर पार्टीज में एलिट्स हैं, क्योंकि यार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पुराने टाइमों में राजनीति करता ही वो था जो एलिट था। गरीब आदमी को तो पेट भर जाए उससे मतलब नहीं था, वही उसको शुक्र लगता था। तो पुराने टाइमों में तो पॉलिटिक्स करते ही एलिट्स थे। इसलिए अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख लो या पुराने टाइमों के लीडर्स देखो, आपको कौन मिलेंगे, ब्राह्मण्स, बनिए, ठीक, राजपूत, यही तो मिलेंगे आपको बड़े बड़े लीडर्स। रीजन क्या है, क्योंकि इन्हीं के पास एजुकेशन है या पैसे हैं या टाइम है या पावर है या थोड़ा बहुत टेस्ट किया हुआ है पावर का। अगर आप सोचो उन टाइमों में कि ओबीसीज हैं अगर, या एससीज हैं या एसटीज हैं, ये कहीं ऊपर बैठे होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 वक्त का खाना तो पहले ढंग से सिस्टमेटिकली मिल जाए। इसलिए अंबेडकर वगैरह की इतनी रिस्पेक्ट है कि उन टाइमों में जहां पर वो पहुंचे, ठीक। नाउ
ये बोलते हैं कि एक चौथी चीज आपको पॉलिटिकल पार्टीज में क्या मिलेगी, मिलिशिया, मिलिटिया। ठीक है, मिलिशिया में क्या है, ये नॉर्मली आपको मिलेगी अल्ट्रा लेफ्ट या अल्ट्रा राइट वाली उसमें, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वो होती है ना माओइस्ट, जिसको बैन किया हुआ है। ठीक है, जो बोलते हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, उनमें आपको मिलिट्री विंग भी मिलेगी। राइट विंग जो बहुत ज़्यादा राइट विंग होगी उसमें भी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर ने अपनी आर्मी बना दी थी पॉलिटिकल पार्टी के ही। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये बोलते हैं कि भाई एक और चीज़ कि ये 4 चीज़ें मुझसे आप ले लो, ये 4 चीज़ें भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज में मिलेंगी। मुसोलिनी की भी अपनी पार्टी थी, आर्म्ड विंग थी उसकी पार्टी का, हिटलर का था। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। एक बार जल्दी से 1 सेकंड लगा के डुवर्जर के आइडियाज़ को दोबारा देख लें, बेसिक सा बस। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी किताब का नाम है और इनके आइडियाज़ क्या हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम, सिंपल मेजोरिटेरियन में 2 पार्टी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मल्टीपल पार्टी, इंडिया हैपन्स टू बी एन एक्सेप्शन। दूसरा, मॉरिस डुवर्जर क्लासिफिकेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की कि एक होती है मास पार्टीज और एक होती है कार्डर बेस्ड पार्टीज। और तीसरा वो हमें 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के 4 चीजें बताते हैं हमें पॉलिटिकल पार्टी की, ब्रांच, सेल, कॉकस एंड मिलिशिया। ठीक, चलें आगे। चलो अब अपने पास अगला बंदा आता है सार्टोरी। सार्टोरी भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। इनके बारे में यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको वर्ड सार्टोरी मेंशन करना है, ये मेंशन करना है सिस्टमैटिक रेलेवेंस। क्या मतलब हुआ, क्योंकि आप ये सोचो ना एग्जाम में आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो एग्जामिनर ना ये देखना चाह रहा है कि आर यू बीटिंग अराउंड द बुश और यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ही इज लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स व्हिच विल एंश्योर द एग्जामिनर दैट यू नो कि क्या पूछा गया है, किससे रिलेटेड बात हो रही है। तो सार्टोरी का क्या विचार है, ये बोलते हैं कि यार किसी भी कंट्री में पार्टी सिस्टम जो है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, पार्टीज तो आपके पास 1800 से ऊपर होंगी। ठीक, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पार्टीज बट नंबर ऑफ पार्टीज हैविंग सिस्टमैटिक रेलेवेंस। अगर आप इंडिया में देखो तो आज क्या है, मान लो अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम। इनफैक्ट अगर 5 में से 1.5 पार्टी सिस्टम है, एक पूरी पार्टी है बीजेपी और एक अपने 40-45 एमएलए लेके बैठी है कांग्रेस। ठीक, पहले इंदिरा के टाइम तक या 67 तक इंडिया में क्या था, 1 पार्टी सिस्टम। ठीक, तो हाँ आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत पार्टीज हैं, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, लेकिन सार्टोरी के हिसाब से ऐसा नहीं है। सार्टोरी के हिसाब से बिकॉज इन इंडिया टुडे दी ओनली पार्टी दैट इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि भाई जब चुनाव होते हैं अपने बंदों को वो मोबिलाइज करते हैं, अपने बंदे उनके बूथ पे जाके लोगों को बोलते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, वोट डालो। ठीक, उसके बाद में वो अपने जो उनका मैनिफेस्टो है उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। दोबारा चुनाव होते हैं, अगेन लोग उन्हीं को चुनते हैं और बाकी पार्टीज इन थ्योरी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सारी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं 1800 प्लस पार्टीज। ठीक, पर 2-2 बंदे नहीं आ रहे इनके, इसको ये सार्टोरी बोलेंगे कि ये सिंगल पार्टी सिस्टम है। सो इफ यूर सो हमेशा याद रखना कि इफ वी आर मेंशनिंग दिस स्कॉलर वी हैव टू राइट कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर विल बी मल्टीपल पार्टीज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, बट depending on the parties having systematic relevance we can categorize them as 1 party, multiple party और 2 party system। ठीक, तो इंडियन पार्टी सिस्टम को हम ये क्या बोलेंगे, हम 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम एटलीस्ट 67 तक था ना, जिसको कांग्रेस पार्टी सिस्टम भी बोलते थे। सॉरी, कीप इन माइंड दैट कांग्रेस पार्टी सिस्टम वाज दिस नेम वाज नॉट गिवन बाय सार्टोरी, बट किसने दिया था, रजनी कोठारी ने, रिमेंबर। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। नाउ चलें आगे। इनके बाद में अपने पास में आते हैं आफ्टर दिस वी हैव वन सेकेंड मायरन विनर एंड जोसेफ ला पलाम्बरा, या इवन आई फील सॉरी फॉर हिज नेम। ठीक है, बट या उसके घर वालों ने रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं इनका सुनो, ये बोलते हैं कि हम यार तुम्हें क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन देते हैं कि पार्टी सिस्टम कंट्री में कैसा है, वो किस बेस पे, बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल सिस्टम।
इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इसको आप भी बना लेना, ठीक। ये क्या बोलते हैं कि यार देखो, इलेक्टोरल सिस्टम आप उठा लो। इलेक्टोरल सिस्टम ही से दो तरीके के होते हैं। कौन से? पहले होते हैं कंपेटिटिव और दूसरे होते हैं नॉन कंपेटिटिव, ठीक। अब जो नॉन कंपेटिटिव का मतलब क्या है कि चुनाव तो हो रहे हैं पर वो एक पार्टी के अंदर ही हो रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होगा? कहते हैं कि एक पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं हेजेमोनिक पार्टी। तो हेजेमोनिक पार्टीज होती हैं, उसी में चुनाव होते रहते हैं। एग्जांपल इसका कोई आप दे सकते हैं? ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है? नॉन कंपेटिटिव। ऐसा नहीं है कि कल को ना कोई लिबरल पार्टी ऑफ चाइना खड़ी हो जाएगी या कोई कोई और पार्टी शुरू हो, विग्स या टोरीज ऑफ चाइना खड़े हो जाए, ऐसा हो नहीं रहा। एक पार्टी है, हेजेमोनिक पार्टीज हैं और वही एग्जिस्ट करती हैं। अब दूसरे होते हैं कंपेटिटिव। कंपेटिटिव भी आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं। बोलते एक होता है टर्नओवर और दूसरा होता है हेजेमोनिक, ठीक। टर्नओवर में क्या होगा कि पार्टीज जो हैं, पार्टीज क्या हो रहा है? पार्टीज कैन बी शफल्ड। पार्टीज कैन बी शफल्ड। व्हाट डज दैट मीन? कि आज आपके, जैसे इंडिया का एग्जांपल लगा लो, आज आपके पास बीजेपी की सरकार है, हो सकता है कल को कांग्रेस की हो, फिर हो सकता है आम आदमी पार्टी की हो, फिर लगता है हो सकता है फिर दोबारा बीजेपी की हो जाए, ठीक। तो ये क्या हो गए? ये हो गए टर्नओवर। हेजेमोनिक में क्या होता है कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं लेकिन एक ही पार्टी है, उसकी हेजेमनी है, वही जीतती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक। या अगर हम साउथ अफ्रीका में है ना, साउथ अफ्रीका में ऐसा है। या अगर हम इंडिया की भी बात करें, पहले 4 इलेक्शंस में, 4 इलेक्शंस तक क्या था? यही तो था, इंडिया में भी कांग्रेस ही जीती थी। इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया, ठीक। तो क्या होता था कि इंडिया अप टू 4 जनरल इलेक्शन, कहने को तो कंपेटिटिव है लेकिन हो क्या रहा है? हेजेमोनिक सिस्टम है, वही पार्टीज जीत रही हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्टोरल सिस्टम इज कंपेटिटिव हेजेमोनिक, ठीक। ये बेसिक्स आइडिया आपको समझ आ गया। अब ये बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन आपकी कंट्री में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है, कंपेटिटिव है कि नॉन कंपेटिटिव है, हम उस हिसाब से आपको बताएंगे कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसा होगा। फिर इन्होंने ना एक सिंपल सी चीज बोल दी, ये बोलते कि यार देखो, जो तो हमारा है फर्स्ट वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड, उधर तो ये रहेगा टर्नओवर कंपेटिटिव। जो ये कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, ये जो थर्ड वर्ल्ड है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड, वहां पे ये वाला पार्टी सिस्टम रहेगा, ठीक। और उसके बाद इन्होंने दिया कंपैरिजन बिटवीन पार्टी सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न नेशंस। तो उसमें क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड के फीचर सुन लो हमसे। बोलते हैं कि मैक्सिमम वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको मिलेगा 2 पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल ब्रिटेन, यूएसए, ठीक। तो वहां पे क्या है कि आइडियोलॉजिकली भी टर्नओवर, आइडियोलॉजिकल जिसको बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकली भी लोग 2 हिस्सों में ही डिवाइड होंगे, सारा इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा कि लोगों को प्रैग्मेटिक भी यही लगेगा। तो 2 पार्टी सिस्टम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या बोलते हैं, वहां पे मिलेगा आपको मल्टी पार्टी सिस्टम, या 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करें, तो अपार्ट फ्रॉम इटली, अगर हम कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करें तो मोस्ट कंट्रीज हैव स्टेबल coalition governments due to multiple party system. When it comes to USA or even UK to some extent, you have 2 party system, ठीक। On the other hand, अगर हम नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को? ये बोलते हैं कि यार एक तो तुम्हें वहां पे मिलेंगे हेजेमोनिक नॉन कंपेटिटिव पार्टी सिस्टम, जैसे कि चाइना को लगा लो, ठीक। दूसरा ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम मिलेगा आपको, जैसे साउथ अफ्रीका को लगा लो या इंडिया को लगा लो, ठीक। बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान जैसी कंट्रीज में आपको हो सकता है कि 2 पार्टी सिस्टम मिल जाए, पर वो भी इन थ्योरी है, डोमिनेंस एक पार्टी की ही रहती है बड़े बड़े डेकेड्स तक। उसके बाद में तीसरी चीजें क्या बोलते हैं? कहते हैं कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में ना
देयर इज अ ग्रोथ ऑफ कैच ऑल पार्टीज। वो क्या है, वो मैंने आपको बताया था, किसका फ्रेज था ये, वॉन किरचाइमर का। ठीक है, ये मेरी स्पेलिंग बड़ी खतरनाक होगी डॉक्टरों वाली, पर मैंने पहली स्लाइड पे दे रखा है। ठीक, तो वॉन किरचाइमर ने क्या बोला था कि, तो ये बोल रहा है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये भी हो गया कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से कुछ खास लेना देना नहीं है, और क्या है बस अब इनको कि पावर में कैसे आया जाए। तो ये बोलते हैं कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड देयर इज अ लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज आर लैकिंग ट्रांसपेरेंसी, दे आर लैकिंग accountability. In non-Western world, political parties are found around personalities, dynasties. Isn't it true? It's true to a great extent. Therefore, political parties represent paradoxical feature. Paradoxical feature क्यों बोलते हैं non-Western world के political parties को? ये बोलते हैं कि यार देखो, आपने मान लो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1950 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बोलते हैं कि यार पुराने जो हमारे विचार थे हम उसको छोड़ रहे हैं, इससे पुराने वाले, आज से हम एक नई कंट्री बना रहे हैं, जो कंट्री होएगी इक्वालिटी पे बेस्ड। ठीक, इक्वालिटी का मतलब क्या है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोई बंदा बोलता है अच्छा अगर मैं एससी हूं मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, बोले हाँ जी। अगर मैं ओबीसी हूं मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, बोलते भाई तुम चुनाव क्या लड़ सकते हो, हम तुम्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं चुनाव सीट्स की, तुम लड़ो आके चुनाव। बिल्कुल ठीक। तो मतलब कास्ट मैटर नहीं करती, बोलते बिल्कुल नहीं। चलो जी ठीक है। अब 1950 के बाद बोलते कास्ट मैटर नहीं करती, आके चुनाव लड़ो। अब एक कैंडिडेट चुनाव लड़ने आ जाता है, लेकिन एक कैंडिडेट सबसे पहले क्या करता है, अपने कास्ट के लोगों के पास जाता है वोट मांगने। तो विरोधाभास देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि क्या पैराडॉक्स है कि भाई जिन पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज को छोड़ के हम आगे आए थे, तुम दोबारा उन्हीं आइडियाज को रिजॉर्ट कर रहे हो। सो वी से दैट in the political parties in the non-Western world like India, they may be modern in their structure, but they are very traditional in their functioning. ठीक, so that pretty much winds up the idea of political parties. इसके बाद में अब अपना जो अगला लेक्चर रहेगा, ठीक है, पैराडॉक्सिकल नेचर को हमने कर लिया। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो उसमें हम करेंगे प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स भी हम इसमें बेसिकली थ्योरी करेंगे, ठीक है, कि क्या टाइप्स होती हैं। दो तरह की टाइप्स हम करेंगे, एक गैब्रियल आलमंड की क्लासिफिकेशन और एक जूइन या जॉन ब्लॉन्डेल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो चलो आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टी समझ आया इन थ्योरी। इसको आप आराम से देख के, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।